नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और आज का हमारा जो प्रस्तुति का विषय है वो है तथ्य एकत्रित करने के साधन। तो शोध के लिए जो तथ्य एकत्रित करते हैं यानी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसके साधन कौन कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे। तो तथ्य एकत्रित करने के मुख्य रूप से 3 साधन हैं: तालिका, प्रश्नावली और अभिमत पत्र। तो सबसे पहले तालिका। तो तालिका होती है जब शोधार्थी प्रश्नकर्ता के सम्मुख ही प्रपत्रों में प्रश्नों का उत्तर भर देता है तो उसे तालिका पत्र कहते हैं। यानी कि जो उत्तरदाता होता है उसके सम्मुख ही उसे पूछकर कि आपका इस पर क्या है वो हाँ या नहीं में होते हैं, तो अगर उसको यस करना हो तो यस उसी समय कर देता है और नो करना हो तो नो उसी समय कर देता है। उसके बाद आती है प्रश्नावली। प्रश्नावली में क्या होता है कि जब प्रपत्र डाक द्वारा व्यक्ति के पास भेजे जाते हैं तो वह प्रश्नावली का रूप धारण कर लेते हैं। यानी कि वो प्रश्नों को लिखकर डाक द्वारा किसी व्यक्ति के पास भेजता है और फिर वो व्यक्ति उनका उत्तर देके वापस उसके पास भेजता है। तीसरे होते हैं अभिमत पत्र। अभिमत पत्र हैं किसी व्यक्ति की सम्मति के लिए कोई प्रपत्र भेजा जाता है तो उसे अभिमत पत्र कहते हैं। तो तथ्य एकत्रित करने के मुख्य रूप से ये तीनों साधन हैं। तो शैक्षणिक शोध में तालिका प्रणाली का बहुत शायद से प्रयोग किया जाता है कि जो शैक्षणिक शोध होता है सबसे ज़्यादा उसमें जो प्रयोग होता है वो तालिका प्रणाली का होता है। उसके बाद अगर प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने रहते हैं तो प्रश्नकर्ता बड़ी आत्मीयता से तथ्य एकत्रित कर सकता है। यानी कि तालिका जो प्रणाली है वो बहुत लाभदायक होती है क्योंकि दोनों आमने सामने होते हैं और आसानी से जो है प्रश्नकर्ता है वो तथ्य एकत्रित कर सकता है। डाक द्वारा प्रपत्र भेजने पर या तो समय पर उत्तर नहीं मिलता या अपूर्ण उत्तर मिलता है या कभी कभी उत्तर मिलता ही नहीं है। तो डाक से भेजे गए प्रश्नों में कुछ प्रश्न उत्तरदाता के लिए प्रश्न ही बन के रह जाते हैं। तो इसलिए सबसे जो अच्छी इसमें तरीका है तथ्य एकत्रित करने का वो तालिका है। उसके बाद है प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या होती है? शोधार्थी जब दूरस्थ व्यक्ति से अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रश्नों का प्रपत्र भेजता है तब उसे कुछ बातों में सावधानी बरतनी चाहिए। पहली सावधानी तो ये कि प्रश्न स्पष्ट हों, उनकी शब्दावली भ्रामक ना हो, भ्रमित करने वाली ना हो। उदाहरण के लिए यदि आप किसी की अवस्था जानना चाहते हैं तो आपकी आयु क्या है यह प्रश्न ठीक नहीं होगा, क्योंकि आयु शब्द तो संपूर्ण जीवन काल का द्योतक है। हमें आयु के स्थान पर अवस्था शब्द का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही प्रश्न का उत्तर अनिश्चित भी हो सकता है, अतः आपको पूछना चाहिए कि आपका जन्म किस तिथि, संवत या तारीख, वर्ष में हुआ। इसी तरह यदि आपका प्रश्न है आप प्रतिबद्धता से क्या समझते हैं तो बहुत स्पष्ट नहीं होगा। आपको पूछना चाहिए आप साहित्यकार की प्रतिबद्धता का क्या अर्थ लगाते हैं। ये है कि शब्दावली भ्रामक ना हो, स्पष्ट हो। दूसरा है प्रश्नावली बहुत लंबी ना हो। लंबी प्रश्नावली का उत्तर देने में व्यक्ति आलस करता है। यदि देगा भी तो विलंब से देगा और संक्षिप्त रूप से देगा, यानी कि उसको टालने की उसमें वो जल्दी जल्दी कर देगा। तीसरा, प्रश्न ऐसा ना हो जिसका उत्तर एक लघु निबंध का ही रूप धारण कर ले। यानी कि बहुत बड़ा प्रश्न, मतलब ऐसा प्रश्न ना हो कि उसका उत्तर बहुत बड़ा निकले। प्रश्न ऐसे होने चाहिए आसानी में हाँ या नहीं में या फिर 1-2 शब्दों में जिनके उत्तर दिए जा सके। उदाहरण के लिए आप पूछें कि काव्य की आत्मा के संबंध में संस्कृत आचार्यों के मत से आप कहाँ तक सहमत हैं, या फिर क्या रस सिद्धांत नई कविता का मूल्यांकन कर सकता है, तो इसका उत्तर सचमुच लघु निबंध का रूप धारण कर लेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। चौथा, यदि आप विषय के विशेष पक्ष पर प्रश्नकर्ता का मत जानना चाहते हैं तो उस शब्द को रेखांकित कर दीजिए। जैसे आप पूछना चाहते हैं क्या आप कविता में अलंकार, छंद की प्रयुक्ति समझते हैं? यदि समझते हैं तो क्यों? तो इसमें अगर छंद के बारे में जानना है तो हमें छंद को रेखांकित कर देना चाहिए, अंडरलाइन कर देना चाहिए। उत्तरदाता छंद की आवश्यकता अनावश्यकता पर कुछ विस्तार के साथ अपना मत प्रकट करेगा। पांचवा, यदि आप प्रश्नकर्ता से ऐसे प्रश्न न पूछें जिनका उत्तर ग्रंथों से उपलब्ध हो सकता है,
यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आसानी से अगर हम ढूंढेंगे तो किताबों में मिल जाएंगे। तो हमें ऐसे प्रश्न प्रश्नकर्ता से नहीं पूछने चाहिए। यदि आप उत्तरदाता का मत किसी ऐसे विषय पर जानना चाहते हैं जिनका उत्तर उससे पहले किसी ग्रंथ, पत्र, पत्रिका में प्रकाशित कर दिया गया है, तो फिर उससे उसी विषय पर प्रश्न पूछना अनावश्यक है। यदि आप प्रकाशित मत का स्पष्टीकरण चाहते हैं तो डाक द्वारा संभवतः आपका अभीष्ट सिद्ध न हो। आपको प्रत्यक्ष भेंट के माध्यम से अपनी शंकाओं का निवारण कराना अधिक उचित होगा। छठा, एक ही प्रश्न में कई प्रश्नों को नहीं भर देना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। सातवां है, प्रश्न मनोवैज्ञानिक क्रम से हों, जैसे सामान्य से विशेष की ओर हों। जैसे प्रश्नों का ये क्रम जो दिया गया है, ये क्रम ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इसमें पहले पूछा गया है छायावाद के प्रमुख कवि आप किन्हें मानते हैं, बल्कि पूछा तो ये जानना चाहिए था कि छायावाद का क्या अर्थ आप क्या समझते हैं। फिर इन्होंने पूछा प्रयोगवाद के मुख्य कवि कौन है। जब प्रयोगवाद का ही नहीं पता क्या है तो उसके कवि कैसे पूछेंगे। आप छायावाद का क्या अर्थ समझते हैं, रहस्यवाद और छायावाद में क्या भेद है। जब तक इनके अर्थ ही स्पष्ट नहीं होंगे तब तक इनमें अंतर कैसे बताया जा सकता है। फिर पूछा है प्रयोगवाद का प्रवर्तक आप किसे मानते हैं। फिर पूछा है प्रगतिवाद और छायावाद की क्या प्रतिक्रिया है। तो इसमें प्रश्न बिखरे हुए हैं। तो प्रश्नों का ये क्रम ठीक नहीं है। प्रश्नों का क्रम कैसा होना चाहिए, ये जो सूची दी है ये प्रश्नों का सही क्रम है। इसे सबसे पहले पूछा है छायावाद का आप क्या अर्थ समझते हैं, तो इसमें छायावाद का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा कि छायावाद क्या है। फिर पूछा है छायावाद और रहस्यवाद में क्या अंतर है, तो रहस्यवाद छायावाद की ही विशेषता थी, तो ये इसमें स्पष्ट हो जाएगा। फिर पूछा है छायावाद के प्रमुख कवि आप किन्हें मानते हैं, तो 4 कवियों का वो जिक्र कर देंगे, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। फिर पूछा क्या प्रगतिवाद छायावाद की प्रतिक्रिया है, क्योंकि प्रगतिवाद छायावाद के बाद आया था तो ये भी समझ में आ जाएगा। फिर पूछा है आप प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे मानते हैं, क्योंकि छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया, फिर प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आया, तो ये भी प्रश्न ठीक है। फिर आपके मत से प्रयोगवाद के मुख्य कवि कौन से हैं, तो ये भी प्रश्न ठीक है। तो प्रश्नों का ये क्रम सही रहता है। इसको वैज्ञानिक प्रश्नावली भी बोला जाता है। फिर है प्रश्नावली के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। तो प्रश्नावली के कुछ प्रकार हैं, जैसे गुडे और हट ने 2 प्रकार बताए हैं। एक तो है संरचनात्मक और एक है असंरचनात्मक प्रश्नावली। तो संरचनात्मक प्रश्नावली बहुत सोच समझकर समस्या संबंधी ठीक उत्तर प्राप्त करने की दृष्टि से रची जाती है, जो असंदिग्ध और निश्चित शब्दों में व्यक्त होती है। उत्तरदाता से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य प्रश्नों के अतिरिक्त गौण प्रश्न भी जुड़े होते हैं, जैसे नई कहानी के तत्व क्या हैं आज की भाषा के तेवर में। यह प्रश्न स्पष्ट है और प्रश्नकर्ता इस संबंध में उत्तरदाता से और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछ सकता है, नई कहानी और पुरानी कहानी में आपको क्या भेद दिखाई देता है, क्या कहानी का नया पुराना भेद उचित है। तो असंरचनात्मक प्रश्नावली में उत्तरदाता मनमाना उत्तर देने में स्वतंत्र रहता है, क्योंकि आपके प्रश्न किसी समस्या या विषय बिंदु पर निश्चित रूप से शब्दायित नहीं रहते। इस प्रकार की प्रश्नावली पूर्व संरचित नहीं होती। प्रश्नकर्ता प्रश्नों के कच्चे नोट लिख लेता है और स्वयं उत्तरदाता के पास पहुंचकर उत्तर प्राप्त करता है। क्योंकि प्रश्नावली प्रणाली का साक्षात्कार नहीं होता, अतः असंरचनात्मक प्रणाली का भेद ही व्यर्थ है। तो प्रश्नावली बहुत सावधानी से तैयार करने के उपरांत उसे अपने मित्रों को दिखाइए, जिससे वे प्रश्नों की स्पष्टता की ओर आपका ध्यान खींच सकें। विषय का ज्ञान होने से आप प्रश्नों के अंतर्निहित भाव को समझे रहते हैं, इसलिए प्रश्न आपको अस्पष्ट प्रतीत नहीं होते, पर आपके मित्र संदर्भ से अपरिचित रहने के कारण कह सकते हैं कि प्रश्न की भाषा ऐसी है जो प्रश्न के अर्थ को ठीक ठीक व्यक्त नहीं करती। बहुधा प्रश्न ऐसे व्यक्तियों के पास भेज दिए जाते हैं जो विषय के ज्ञाता नहीं होते, साहित्य या अन्य क्षेत्रों में लब्ध प्रतिष्ठित मात्र होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से यदि उत्तर प्राप्त होता है तो उससे आपको विशेष सहायता नहीं मिल सकती। लुंडबर्ग ने प्रश्नावली के द्वारा तथ्य एकत्रित करने की प्रणाली को साक्षात्कार पद्धति से अधिक महत्व इसलिए दिया है क्योंकि साक्षात्कार में बहुत बार उत्तरदाता कुछ प्रश्नों के उत्तर देने में संकोच करता है, पर डाक द्वारा उन्हें लिख भेजने में वह मुक्त रहता है। इसलिए लुंडबर्ग
इसे प्रेरणाओं का समूह कहते हैं। उत्तरदाता को अपनी बात कहने की प्रेरणा देता है। शोधार्थी को प्राप्त उत्तरों का तटस्थ भाव से उपयोग करना चाहिए। यदि उत्तर उसकी विषय परिकल्पना के विरुद्ध पड़ते हैं तो उसे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि अन्य स्रोतों से भी ऐसे तथ्य प्राप्त होते हैं जो उसकी पूर्व निर्धारित परिकल्पना का खंडन करते हैं तो उसे निसंकोच अपनी परिकल्पना और परिणामतः रूपरेखा में यथोचित संशोधन कर लेना चाहिए। तो प्रश्नावली के कई उपभेद भी किए जा सकते हैं। जैसे एक है सीमित प्रश्नावली, तो इसमें प्रश्न के साथ साथ निर्दिष्ट उत्तर भी अंकित रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उत्तरदाता किसी एक स्वीकारात्मक चिन्ह लगा देता है, दूसरे को काट देता है। जैसे प्रश्न पूछा गया, क्या आप कहानी में कथात्मक तत्व की आवश्यकता अनुभव करते हैं? तो इसके सामने हाँ और नहीं का ऑप्शन दिया होता है। तो अगर वो सहमत है तो हाँ लगा देता है, सहमत नहीं है तो नहीं लगा देता है। ऐसे ही प्रश्न है, क्या साहित्य में जीवन का यथार्थ चित्रण होता है? तो वो तो हाँ कहेगा या फिर नहीं कहेगा। एक प्रश्न है जैसे, क्या सभी नाटकों का रंगमंचीय होना आवश्यक है? तो इसमें उसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ हाँ या और ना में उत्तर देना होता है। उसके बाद है प्रतिबंधित अथवा असीमित प्रश्नावली। तो प्रतिबंधित अथवा असीमित प्रश्नावली में यह ठीक सीमित प्रश्नावली के विपरीत प्रणाली है। इसमें प्रश्न तो रहते हैं पर उत्तर नहीं सुझाए जाते। उत्तरदाता प्रश्न का विस्तार के साथ भी उत्तर देने में स्वतंत्र है। वह उपर्युक्त सीमित प्रश्नों के उत्तर देते समय वर्तमान साहित्यिक प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक उत्तर भी दे सकता है। तीसरी आ जाती है मिश्रित प्रश्नावली। तो इसमें सीमित असीमित दोनों प्रकार के प्रश्न तैयार किए जाते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण में इसी प्रणाली से कार्य किया जाता है। फिर है प्रश्नावली प्रणाली के लाभ। तो सबसे प्रश्नावली प्रणाली में प्रश्नावली भेजकर तथ्य प्राप्त करने में जो सबसे बड़ा लाभ है समय और धन यानी द्रव्य की बचत का है। और दूसरा यह लाभ है कि उत्तर से प्राप्त मत का दायित्व उत्तरदाता पर रहता है, यानी कि जो बात उत्तरदाता ने की है उसका जिम्मेदार वही है। जब व्यक्ति अपने विचारों को लिपिबद्ध करता है तो वह अधिक सतर्कता बरतता है। इस तरह शोधार्थी तटस्थ भाव से व्यक्ति के विचारों का उपयोग करने में समर्थ होता है। इस प्रणाली की कुछ सीमाएं भी हैं। प्रश्नावली केवल शिक्षित और अधिकारी व्यक्तियों को ही भेजी जा सकती है जो कि उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि वो देते भी हैं तो आवश्यक नहीं है कि वे खुलकर अपने विचार व्यक्त करें। बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, वह अपने हाथ नहीं काटना चाहेगा। अतः यदि आपको विशिष्ट व्यक्ति के विचार जानना अनिवार्य प्रतीत होता हो तो आपको प्रत्यक्ष साक्षात्कार विधि को अपनाना होगा। कभी कभी उत्तरदाता की अवाच्य लिपि भी कठिनाई उत्पन्न कर देती है, यानी कि जो समझ में नहीं आ रही हो। तो इस विधि में जो तालिका प्रणाली है वो थोड़ी सी ठीक रहती है, लेकिन प्रश्नावली निर्माण इतना अच्छा नहीं रहता। तो ये थी तथ्य एकत्रित करने के साधन। धन्यवाद।